नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रत्येक यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के भीतर अविश्वास का माहौल पैदा होते जा रहा है, वो न तो नरेंद्र मोदी सरकार की स्थिरता के लिए शुभ संकेत है और न ही नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर बने रहने के लिए उसके लिए भी शुभ संकेत नहीं है, बल्कि ये कहे कि जिसके लिए शुभ संकेत पहले ही खत्म करने की जो तैयारी थी, उन्होंने तो अपनी तरफ से रंग दिखा दिया। चंद्रबाबू नायडू के लिए भी कहते हैं ना कि तू चल मैं आए जैसे स्थिति में रास्ता खोलते हुए नजर आ रहे हैं मोदी। और रास्ता खोलने की इस पूरे प्रक्रिया के दौरान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पास बिहार के भीतर क्या क्या विकल्प अभी बचा है, ये सवाल इस दौर में सबसे ज्यादा मौजूद इसलिए हो गया है क्योंकि बिहार के भीतर नीतीश कुमार चंपारण की धरती पर पहुंच गए, सत्याग्रह करने नहीं, बल्कि ये कहे कि जब बात बिहार की होगी तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का होगा। ये ऐलानियत तौर पर जनता दल यूनाइटेड के पोस्ट के बाद नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे निकले हैं। जब नीतीश कुमार चंपारण की धरती पे पहुंचे हैं, जब कल वापस पटना आएंगे, जब पटना वापस नीतीश कुमार आएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों के साथ तेजस्वी यादव बैठक ले रहे होंगे। कहा तो यह जाता है कि सदस्यता अभियान को लेकर के कल वाली बैठक जो कल हो, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, या उसके एक दिन बाद हो, लेकिन संभावना कल की बताई जा रही है। लेकिन ये जो बैठक है आरजेडी की, राष्ट्रीय जनता दल की, वो विधायकों को अचानक आनंद फानन में पटना पहुंचने के लिए क्यों बोला गया? आखिर सदस्यता अभियान की बैठक के लिए आनंद फानन में पहुंचने के लिए कहा जाना विधायकों को कम से कम एक मीडिया पत्रकार के तौर पर किसी के गले तो नहीं उतरेगा। सवाल बिहार की राजनीति का है और बिहार की राजनीति के भीतर विपक्ष परिवर्तन का जो है ना परंपरा, जो है उस परंपरा के से आखिर ऐसा क्यों लगता है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी खुद को खुद अपने आप को कैसे वो लोग बचा पाएंगे? यही कहीं ना कहीं सच में असलियत सवाल है। पहली बात तो ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार इस्तीफा देकर के राजनीतिक खेल का कोई न्योता नहीं देंगे। अक्सर वो इस्तीफा देकर के राजनीतिक खेल का न्योता देते थे, वो साल 2017 का हो या साल 2022 का हो, चाहे वो साल जनवरी 2024 का हो। तीनों ही मौके पर नीतीश कुमार ने जो बिहार में विपक्ष परिवर्तन के जो बुनियाद रखी राजनीति के भीतर, वो खुद के इस्तीफे के साथ पूरे मंत्रिमंडल को भंग करके और अगले दिन या उसी दिन शाम के समय दोबारा से शपथ लेकर के खेल किया। लेकिन इस बार वो रास्ता बंद है। रास्ता इसलिए बंद है क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भी मुस्तैद है। और मुस्तैद किस रूप में है? इस रूप में है कि यदि राजभवन के दुरुपयोग की परिस्थिति भी अगर पैदा होती है तो फिर ऐसे में जैसे आपने 2019 के भीतर देखा था कि सुबह 5-6 बजे अचानक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 80 घंटे बीते बीते मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया था। वो हालात भी अगर बिहार के भीतर पैदा होती है तो इस बात से किसी को घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति के भीतर इतने कच्चे खिलाड़ी है कि इस तरह के हालात आने देंगे। वही दूसरी ओर ईडी सीबीआई के रास्ते की भी बात कही जा रही है। लालू परिवार के लिए तमाम सारे रास्ते बीजेपी के पास खुले हुए हैं। लेकिन सवाल है कि सबसे बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में यही है कि आखिर बिहार में नीतीश कुमार अपने ऊपर आ गए तो इन रास्तों से कोई रोक पाएगा उनको? स्वाभाविक सी बात है कि नीतीश कुमार को रोकना मुश्किल है। इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं है। इसलिए भी रोकना भी मुश्किल है क्योंकि विधानसभा के भीतर फ्लोर पर ही फैसला होगा कि नीतीश कुमार की सरकार को जो है बिहार के विधानसभा के भीतर बहुमत हासिल है या नहीं है। और ऐसे में विधानसभा के बाहर जो खेल करने की तैयारी जांच एजेंसियों के माध्यम से होती है, उस माध्यम से अब सुप्रीम कोर्ट का जितना कड़ा रुख है ना उस मामले को लेकर के कि किसी भी अप्रूवर को पकड़ करके किसी भी मामले के भीतर किसी का नाम उसके मुख से उगलवा लेना और फिर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना, उन परंपराओं के भीतर एक तरफ से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन संभवतः उस परंपरा से जेल जाने वाले आखिरी व्यक्ति थे। रही बात बिहार में नीतीश कुमार की जेल भेजे जाने की, तो फिर इस देश की राजनीति के भीतर नीतीश कुमार को लोग पलटू राम कहते हैं। नीतीश कुमार को लोग राजनीतिक सुचिता के दायरे को तार करने के लिए कहते हैं। नीतीश कुमार की बिहार की सत्ता में जमे रहने के लिए एन केन प्रकार किसी भी तरीके से समझौते के साथ मुख्यमंत्री बनने वाला चेहरा भी कहे। लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार को उनके विरोधी भी भ्रष्ट, तो कम से कम आर्थिक रूप से भ्रष्ट तो कोई नहीं कह सकता नीतीश कुमार को। एक सामुदायिक चेतना भी नीतीश कुमार के साथ बिहार में जुड़ा हुआ है। जातीय चेतना जो बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए सरदर्द बन सकती है।
तो वो काम तो बीजेपी कहीं ना कहीं करने से गुरेज करेगी। सवाल ऐसे में ये उठता है कि नीतीश कुमार को रोकने का काम कैसे भारतीय जनता पार्टी करे। आज के दौर में तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पास नीतीश कुमार का रोकने का कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। लेकिन सवाल ये भी कि नीतीश कुमार अगर रुकेंगे भी तो किस लिए रुकेंगे? क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर गृह मंत्री द्वारा संसद के भीतर बयान जो दिया गया, क्या उसके बाद ये परिस्थितियां हैं कि बीजेपी के साथ रहे, अमित शाह के पार्टी के साथ नीतीश कुमार बने रहे, महादलित वोटों को भी अपने साथ बिहार के भीतर बना करके रखे? दोनों साथ एक साथ तो नीतीश कुमार नहीं कर पाएंगे। अगर महादलित वोटर अगर नीतीश कुमार के हाथ से निकल गया तो अब तय मान लीजिए कि नीतीश कुमार की राजनीति का बिहार के भीतर द एंड हो गया। बहुत ही शिद्दत से, काफी मुश्किल से लालू यादव के वोट बैंक को काफी शिद्दत से तोड़ा था, पिछड़ा बना मती पिछड़ा का। काफी जद्दोजहद के बाद, काफी कोशिशों के बाद रामविलास पासवान को बिहार में बड़ा नेता बनने से रोका, मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी के इरादों को बिहार के भीतर फैलने से रोका, दलित में महादलित करने के बाद। तो इतनी शिद्दत से जिस वोट बैंक का निर्माण नीतीश कुमार ने अपने हाथों से किया, अब वही वोट बैंक देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद, अमित शाह के पार्टी के साथ रहने से नीतीश कुमार से अगर छेटक करके कहीं भी जा सकता है, क्या ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ये होने देंगे? इस बात को स्वीकार करने के लिए नीतीश कुमार तैयार रहेंगे एनडीए के भीतर शामिल होकर के? आज के दौर में तो नहीं लगता है। दूसरी ओर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का जो मंशा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो चिराग मॉडल के तहत भी आपने देखा कि किस तरीके से चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के खिलाफ 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के सीट पर ही टारगेटेड तरीके से, लक्षित तरीके से चुनाव लड़ रही थी। और चुनाव के भीतर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू 71 से घट करके 43 पर आ गया था। तो इस तरीके से जब नीतीश कुमार की पार्टी को एन गेन प्रकार से बीजेपी राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी और यानी साजिशन तरीके से जब तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में जेडीयू को बना दिया गया, नीतीश कुमार की पार्टी को बना दिया गया, वैसे में विधानसभा चुनाव जब करीब आ गया है, तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार को नहीं लग रहा कि पिछली बार तीसरे नंबर पे धकेल दिया गया? जो काम पिछली बार अधूरा छूट गया था, क्या वो काम इस बार भारतीय जनता पार्टी अधूरा ही छोड़ देगी? ऐसा लग रहा है। बीजेपी अधूरा काम छोड़ने के लिए नहीं जानी जाती है। ध्यान दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी के 13 दिन की सरकार के बाद के इस्तीफे का समय वो क्या बयान दिए थे? ध्यान है आपको कि हम इस्तीफा देने तो जा रहे हैं, लेकिन जिस मिशन को हाथ में लिया है जब तक उसको पूरा नहीं करेंगे तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन के भीतर कहा था, संसद के भीतर कहा था। ये अलग बात था कि वो मिशन कौन था, इस बात पे वो खुल करके नहीं कुछ बोले थे। तो बिहार में अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी यानी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का मिशन क्या है, ये किसी से आज के दौर में छुपा हुआ नहीं है। जिस मिशन को उन्होंने चिराग मॉडल के माध्यम से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने हाथों में लिया था, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उस मिशन से तौबा कर लेगी बीजेपी। इस बात को लेकर के जेडीयू छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल छोड़ दीजिए, बिहार की राजनीति के भीतर इंटरेस्ट रखने वाला एक आम नागरिक, एक आम वोटर भी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा कि इस बार कोई चिराग मॉडल बीजेपी नहीं करेगी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। कई सारी पार्टियां बिहार के मैदान में है, चुनाव मैदान में है। कई सारी पार्टियों को फंडिंग कहां से किया जाएगा बिहार के चुनाव में, ये भी आपको दिख जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार फूक फूक करके एक एक कदम रख रहे हैं। लेकिन फूक फूक करके कदम रखने के दौरान जैसे ही एक टीवी चैनल पे एक कॉन्क्लेव के भीतर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को 25 के विधानसभा चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री बनाए रखने वाले सवाल को लेकर के गोलमोल तरीके से जवाब दिया और ये कहते हुए नजर आया कि इस तरह के फैसले ऐसे कार्यक्रमों के भीतर नहीं दिए जाते। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की स्थितियों का आकलन आप बखूबी कर सकते हैं कि पार्टी अब जेडीयू किस दिशा में जाएगी, किस तरीके से चल रही होगी और किस तरीके से बीजेपी के साथ जेडीयू अभी भी बिहार के भीतर खड़ी होगी। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो और चल रही है। वो थ्योरी ये होती है कि जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के भीतर फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का भरमार है। कई सारे नेता को कथित तौर पे फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी कहा जाता है, लेकिन उसके भीतर इक्का दुक्का लोकसभा सांसदों को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की लिस्ट में अधिकतर लोग, ज्यादातर लोग, जिन पर लोगों की निगाहें ना कि जेडीयू के भीतर रह करके बीजेपी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अंदर खाने बीजेपी के शुभचिंतक है, बेल विस्तर है, तो ऐसे लोगों की संख्या राज्यसभा और विधान परिषद में ज्यादा होती है। और राज्यसभा और विधान परिषद के भीतर न तो सरकारें बनती है न ही सरकारें बिगड़ती है।
पता है ना। तो इस परिस्थिति में भी नीतीश कुमार का कम से कम विधायक दल के ऊपर होल्ड कब्जा बना हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है आज के दौर में। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार के भीतर सत्ता परिवर्तन की जो गुंजाइश है, जो अटकलें हैं, और सत्ता परिवर्तन नहीं, दरअसल विपक्ष परिवर्तन की जो खबरें हैं, जो गुंजाइश भी है, उस विपक्ष परिवर्तन के गुंजाइश को रोकने के लिए बीजेपी और क्या कदम उठा सकती है मौजूदा वक्त में। आनंद फानन में दिल्ली के भीतर उनके बिहार के बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक बुला ली। वो कोर ग्रुप की बैठक पटना में नहीं हुआ है, वो दिल्ली के भीतर हुआ, और दिल्ली में भी नहीं होकर के हरियाणा के सूरजकुंड इलाके के भीतर होती है। पता नहीं कौन सी गोपनीय बातें थी जो कि दिल्ली के भीतर बैठक में हुई। लेकिन सवाल है कि उस बैठक के बाद जो सारी बातें निकल करके आ रही है, उसके भीतर क्या कुछ कहा जा रहा है। कहा तो यही जा रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव होगा, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, चेहरे पे चुनाव होना, उनके नेतृत्व में चुनाव होना, और दो चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखना, बने रहना, ये दोनों तीनों अलग अलग बातें हैं। महाराष्ट्र के भीतर आपने देखा कि कई बार ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उस दौरान भी बीजेपी के नेता, एनसीपी के नेता एकनाथ शिंदे के शिवसेना की मौजूदगी में जब पूछा गया किसके चेहरे पर, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, यही कहा जाता था कि हमारे मुख्यमंत्री सामने बैठे हुए एकनाथ शिंदे साहब, इन्हीं के नेतृत्व में महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो नेतृत्व में तो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद नेतृत्व देंगे या नहीं देंगे, आगे भी उनके नेतृत्व में बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, असली खेल ये होता है। और यही खेल के आसपास जाने की अगर आप प्रयास करें तो एक भी बयान आपको ऐसा नहीं मिलेगा बीजेपी की तरफ से, और एक भी बयान आप नहीं देखे होंगे कि जिसके भीतर ये कहा गया हो कि नीतीश कुमार ही 2025 से लेकर 2030 तक के, 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद 2030 तक, मतलब अगले 5 साल के लिए ना बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ना तो ये बयान नरेंद्र मोदी जी दिया, नहीं नरेंद्र मोदी जी के बाद वो नहीं जेपी नड्डा जी दिए, नहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह, यानी कोई ने बयान दिया। जिसने दिलीप जायसवाल ने प्रदेश अध्यक्ष बयान दिए पटना के भीतर, वो तो सुबह होते होते पलट गए, मुकर गए, कहे कि बड़े नेता तय करेंगे कि कौन बनेंगे। यानी नीतीश कुमार के पार्टी के बड़े नेता जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष, नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते जेडीयू के बड़े नेता। जिस प्रकार से बयान दिया जा रहा था उसके बाद से आरजेडी के विधायकों में हरकत है। राष्ट्रीय जनता दल राजद के भीतर तरह तरह के बयान, और जेडीयू की ओर से, जनता दल यूनाइटेड की ओर से 2 तरह की बयानबाजी। अमित शाह ने जो कुछ कहा उसके ऊपर जेडीयू के जो है वैसे तमाम सारे नेता कुछ भी नहीं कह रहे हैं, जिनको कथित तौर पे फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी कहा जाता है, बीजेपी का शुभचिंतक कहा जाता है, वो अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो बोल रहे हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसे बयानों का नोटिस नहीं लेते। मतलब ये मंत्री श्रवण कुमार जो नीतीश कुमार के काफी करीबी कहे जाते हैं और वो विधानसभा के भीतर है, उनसे सरकार बननी और बिगड़नी है। सरकार उनसे कतई भी नहीं बनेगा और बिगड़ेगा जो राज्यसभा में और बिहार के विधान परिसर में हुई या फिर लोकसभा में। फिर साफ दिखाई पड़ता है कि बिहार के भीतर जिनसे सरकार बनेगी और सरकार बिगड़ेगी वह अभी भी नीतीश कुमार के ही साथ है। इन तमाम परिस्थितियों के भीतर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू क्या देख रही है, मैंने शुरुआत में ही कहा कि जनता दल यूनाइटेड की जब अंदर खाने जो खबरें चल रही है, जो खबरें के माध्यम से जो खबर आती है ना कि हमें अगले विधानसभा चुनाव के भीतर में 80+ जेडीयू को हर हाल में जीतनी है, यानी ये कह कि जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की संख्या आगामी विधानसभा चुनाव में 80 के पार होनी चाहिए। 80 से ज्यादा विधायकों की संख्या के लिए जब आप जब ये चीज जानेंगे ना, ये आंकड़ा क्या होता है कि बीजेपी के साथ रह करके जेडीयू कितना लड़ सकती है, तो उनका साफ साफ कहना होता है कि बीजेपी के साथ रह करके 80 सीट लड़ने के लिए 80 सीट जीतने के लिए कम से कम जो है 130 सीटें पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। और राष्ट्रीय जनता दल के साथ यानी इंडिया अलायंस के साथ 80 सीटें जीतने के लिए मात्र 100 सीट भी अगर चुनाव लड़ गए तो 80 सीट आराम से जीत जाएंगे। ये जो बात है, इस तरह का खेल, इस तरह का मानसिकता का विकास जनता दल यूनाइटेड के भीतर हो गया है। और जब इस तरीके का जब मानसिकता का विकास हो गया है तो फिर ऐसे में क्या बीजेपी, क्या भारतीय जनता पार्टी के जेडीयू को 130 सीट दे पाएगी? और 113 सीट में बीजेपी, चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इन सब लोगों को केवल 113 में एडजस्ट हो पाएगा, कर लेगा? ऐसा खेल तो लगता नहीं। और ये सब कुछ अगर कर भी ले तो फिर चिराग मॉडल के नए खेल से, नए प्रारूप से, संभावित प्रारूप से क्या बीजेपी बाज आ जाएगी? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इन्हीं तमाम सारे सवालों के आसपास अब
आता है बात वैधानिक और संवैधानिक सवाल, जो कि अगर संवैधानिक तौर तरीकों को दरकिनार करके बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को, यदि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठाने की कवायद अगर करते हैं बिहार के विधानसभा में, तो किस तरीके से दिल्ली के इशारे पर बिहार के भीतर बड़ा खेल हो सकता है। पहली बार की सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया, महाराष्ट्र के मामले पे जो जजमेंट था उसके भीतर साफ साफ कहा कि यदि दल के भीतर अगर कोई आंतरिक टूट फूट होती है, उस आधार पर गवर्नर नहीं कह सकता कि आप फ्लोर टेस्ट हासिल करें। दूसरी बात कि पार्टी के विप कौन होगा। जी हाँ, पार्टी के विप कौन होगा, किसी भी सदन में किसी भी पार्टी का सचेतक कौन बनेगा, वो पार्टी का आला कमान ही इस बात को तय करेगा। बात यदि जेडीयू का है, जनता दल यूनाइटेड का करे आला कमान मतलब नीतीश कुमार, क्योंकि वही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो फिर सारी परिस्थितियां इस दिशा में है मौजूदा समय में कि बिना फ्लोर पर नीतीश कुमार को हराए, बिना फ्लोर पर विधानसभा के भीतर नीतीश कुमार को हराए, सरकार से नीतीश कुमार को बाहर नहीं किया जा सकता। और जब सरकार से नीतीश कुमार को बाहर नहीं किया जा सकता, तो ये आप तय मान लीजिए कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत ही कम विकल्प बिहार के नजरिए से बचे हैं। उसके पीछे एक और बड़ी रीजन है कि बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार हैं तो काफी थिन मेजोरिटी, बहुत साधारण बहुमत है, 126-27 एमएलए के साथ हैं वो। जब महागठबंधन के साथ जाएंगे यानी इंडिया अलायंस के साथ नीतीश कुमार जाएंगे, तो बहुमत का आंकड़ा जो है वो सामान्य बहुमत के आंकड़े जो 243 सदस्यों के बिहार विधानसभा के जो सदस्य है, उसमें जो 122 का जो बहुमत चाहिए उससे 40 ज्यादा विधायक होते हैं, करीब करीब 40 ज्यादा विधायक होते हैं इंडिया अलायंस के पास, महागठबंधन के पास। जब नीतीश कुमार उधर जाते हैं तो उन परिस्थितियों के भीतर विधानसभा अध्यक्ष चूंकि बीजेपी से आते हैं, तो उस स्तर पर भी अगर किसी भी तरीके से कोई भी प्रयास अगर होती है, कोई भी कोशिश होती है, तो उस कोशिश का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि 40 विधायकों का बहुमत जहां पर अधिक हो वहां पर क्या कर लेगा कोई। वही एक और परिस्थिति होती है कि कहीं ना कहीं बिहार के भीतर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड को एक होने से रोकने के लिए क्या इस समय में नीतीश कुमार को किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसके सामने सरेंडर कर पाएगी? बीजेपी सरेंडर करेगी? अगर बीजेपी खुद को सरेंडर कर देगी नीतीश कुमार के सामने, और चिराग पासवान की पार्टी, मांझी की पार्टी या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का अगर उन लोग का जगह नहीं बन पाए, तो यही पार्टियां अलग होकर के चिराग मॉडल को एग्जीक्यूट करवाएगी क्या? और इसको रोकने की परिस्थिति में नीतीश कुमार नहीं हो पाएंगे आगामी विधानसभा चुनाव में। यानी नीतीश कुमार के लिए आज के दौर में ये कहे कि एनडीए के भीतर बने रहना अपनी राजनीति का द एंड करने की तरह होगी और राजनीतिक खात्मे की तरफ ले जाने की तरफ होगी। और राष्ट्रीय जनता दल के सामने जो भी परिस्थितियां बहुत साफ है। अगर 2018 के भीतर अमित शाह के एक इंटरव्यू को आप ध्यान दिए होंगे, जिसमें उस अमित शाह बोले थे कि बिहार में 3 राजनीतिक ताकतें हैं, 2 जिधर एक तरफ होती है उधर ही एक तरफा परिणाम होता है, रिजल्ट होता है। तो इस बात को पूरे बिहार का दौरा करने के बाद, लोकसभा चुनाव को देखने के बाद, 4 सीटों के विधानसभा के उपचुनाव को देखने के बाद तेजस्वी यादव को ऐसा लग रहा है कि एमवाई गठबंधन, एमवाई समीकरण, उसके सामाजिक समीकरण की एकता उस रूप में नहीं है जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से सीधे मुकाबले की सूरत में हो सकती है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से सीधे मुकाबले की सूरत में एमवाई वर्सेस ऑल हो गया, तो फिर उस एकता का यानी उस एमवाई की एकता का मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो उसके सामने विकल्प क्या है? विकल्प एक ही है, और वो विकल्प है केवल और केवल नीतीश कुमार को तब तक के लिए मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखना है, यानी आसीन रखना है, जब तक कि बीजेपी के रूप में यानी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता को ऊपर रखे हुआ है जो बार बार मैदान के भीतर जाकर, फील्ड में जाकर के ये बात कहते हैं कि चुनावी सभाओं में जाकर के कहते हैं कि मैं तो पिछड़े वर्ग से आता हूँ, मैं तो गरीबी में, मैंने तो गरीबी देखी है, मैंने गरीबी झेली है, मैं अति पिछड़ा हूँ। इस तरह की सारी बातें कहने वाला नेता जब तक बीजेपी के शीर्ष पदों पर आसीन है, तब तक बीजेपी अपने उस चेहरे से आसानी से मुंह छुपा सकती है, जिससे विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी कथित तौर पर, कथित मनुवादी चेहरा के तौर पे कह सकते हैं। तो ये तमाम सारी ऐसी कवायदें हैं बिहार की राजनीति में, जिसमें नीतीश कुमार की राजनीतिक सर्वाइवल के ऊपर लालू यादव के सर्वाइवल डिपेंड करता है। इसी सर्वाइवल के पॉलिटिक्स के बीच बीजेपी एक ऐसे दुष्चक्र में बिहार के भीतर पा रही है जहां पर उसके पास एक ही विकल्प है, एक ही रास्ता है। अगर सत्ता चाहिए तो नीतीश कुमार को नेता मानो, अन्यथा विपक्ष के भीतर ही बैठो। फिलहाल आपकी राय क्या है? आप अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।